पूरे सिलेबस में जो सूखी डाली चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, तो बच्चों को इसको करने में बहुत ही आलसी चढ़ती है कि कैसे करें क्या करें। तो हमने इस क्लास में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है जो एग्ज़ाम में आने जैसे ही हैं। आप इस क्लास को पूरा देखिए, आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में हमने एक्सप्लेनेशन किया है। तो हम देखेंगे कि इंदू भाभी और दादाजी का क्या इसमें रोल है। और अगर आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेके आने हैं तो हमने सारे के सारे क्लासेस डाउनलोड किए, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। तो आज हम सूखी डाली के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इसमें जो सूखी डाली है, सूखी डाली में जो दादाजी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दादाजी के बारे में देखेंगे कि दादाजी कौन है। तो दादाजी मूलराज की आयु 72 वर्ष होने के बाद भी 72 ईयर्स होने के बावजूद उनका शरीर झुका नहीं था। उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती मानो धरती को छूने का प्रण कर रही है। अब जो दादाजी हैं वो कौन है? मूलराज है। उनका नाम क्या है? मूलराज हैं। वो 72 वर्ष के हो गए हैं और उनकी जो दाढ़ी है बहुत लंबी है, जैसे बरगद के पेड़ में ब्रांचेस हैं ऐसी वैसे ही उनके दादाजी की दाढ़ी की तुलना की गई है, जो उनकी दाढ़ी जो है उनकी नाभि को छूती है। ठीक है, मानो धरती को छूने का प्रण किए। दादाजी के 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। बड़ा लड़का महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते मर गया था। इसके बदले सरकार ने उनको 1 मुरब्बा जमीन दी थी। बड़ा लड़का कौन था? जो महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए मर गया था। सरकार ने इसके लिए उनको 1 मुरब्बा जमीन दी थी। किंतु दादा सरकार की कृपा से संतुष्ट नहीं रहे। अब किसी का भी बेटा एक्सपायर होगा तो उसके क्या ज़मीन की ज़रूरत होगी क्या उसे? यहाँ वो सेटिस्फाई हो गया क्या उन चीज़ों से? इसके बदले हो गया। अब अपने साहस, परिश्रम और निष्ठा और दूरदृष्टा और रसूख से उन्होंने 10 मुरब्बे बनाए। अब उन्होंने अपनी साहस, अपनी बुद्धिमान से, अपने परिश्रम से उन्होंने 1 मुरब्बे कितने मुरब्बे बना दिए? 10 मुरब्बा ज़मीन बना दी। उनके 2 बेटे और पोते ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के कारखाने का काम करते थे। और उनके कितने बेटे थे? एक बेटा तो मर गया था, बच्चे 2 बेटे और 2 पोते। वो ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के कारखाने का काम करते थे। सबसे छोटा पोता अभी अभी तहसीलदार होके इसी कस्बे में आया था। सबसे छोटा पोता जो था वो कौन था? तहसीलदार। उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित और संपन्न कुटुंब की सुशिक्षित लड़की बेला के साथ हुआ था। जो तहसीलदार जिनका पोता था उनका विवाह एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी लड़की बेला के साथ हुआ था। बेला दादाजी के सम्मिलित परिवार के कोलाहल में घुटन महसूस करने लगी थी। अब देखो, आजकल की लड़कियां जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हैं, तो उन्हें बेला को यह सब परिवार अच्छा नहीं लगता था। जब उसका मन घर में नहीं लगता तो परेश सम्मिलित कुटुंब से अलग होने का प्रस्ताव दादाजी के सामने रखता था। तो परेश क्या करता था कि दादाजी के सामने अलग होने का प्रस्ताव रखता था, पर दादाजी सम्मिलित कुटुंब में विश्वास रखते थे। दादाजी अपने कुटुंब को महान वट वृक्ष मानते हैं और अपने कुटुंबों को कैसा मानते हैं कि वट वृक्ष की तरह है। वृक्ष की महानता उसकी हर एक छोटी बड़ी शाखाओं से होता है। जिस वृक्ष है, अब जो वृक्ष होता है उसकी जो छोटी डगाल हो या बड़ी डाल हो, उसकी जितने भी ब्रांचेस होती है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसी प्रकार दादाजी के लिए भी अपना कुटुंब का चाहे छोटा सदस्य हो या बड़ा सदस्य, हर एक सदस्य उनके लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। अगर डालियाँ वृक्ष से अलग हो जाए तो पेड़ ढूंढ रह जाएगा, आकाश को छूने पर भी वह महान नहीं बन पाता। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर एक वृक्ष से डालियाँ अलग की जाए तो वृक्ष कैसा हो जाएगा? सूखा सूखा हो जाएगा, उसमें पत्तियाँ नहीं लगेगी, वो ग्रो नहीं करेगा। वैसे ही अगर मेरे परिवार से कोई भी, कुटुंब से कोई भी अलग हुआ तो मेरा परिवार भी टूट जाएगा। इसलिए दादाजी बेला जैसी
पढ़ी लिखी बुद्धिमान बहू की बुद्धि और योग्यता का लाभ उठाना चाहते थे। अब दादाजी क्या करना चाहते थे कि बेला पढ़ी लिखी बहू है तो हम उसका लाभ उठाते हैं। वे मानते थे कि घृणा को घृणा से नहीं स्नेह से ही जीता जा सकता है। अब ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि घृणा को आप घृणा से जीत ही नहीं सकते, मतलब हेट को हेट से नहीं जीत सकते, आपको प्यार से उसको जीतना पड़ेगा। अब बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं अपितु मन का होना चाहिए। अब बड़प्पन मतलब बड़प्पन वो होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, लाइक हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं। जब हम इंसान किसी को माफ़ कर देता है तो उसमें उसमें बड़प्पन होता है। उच्च विचारों को रखने वाले दादाजी परिवार में मचे हुए हलचल को अपनी परिपक्व बुद्धि और दुर्दिशा सुलझाते हैं। अब उनके परिवार में हलचल मच जाती है क्योंकि बेला परेश को बोलती है कि यहाँ से अलग हो जाओ, पर दादाजी अपनी समझ बूझ से अपने परिवार को इकट्ठा करते हैं, एक बना के रखते हैं। बेला गृह कार्य में सहयोग देने लगती है और टूटता हुआ परिवार सम्मिलित हो जाता है। जैसे विशाल वट वृक्ष अपनी छोटी बड़ी डालियों से महान बन जाता है। तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन? आगे भी हमने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी भी हमने क्लासेस बनाई हैं तो आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे, हिंदी विद सानिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध क्यों आया? अब क्रोध क्यों आया? तो बेला जो थी वो लाहौर के एक प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की सुशिक्षित और इकलौती बेटी थी। अब इतनी बड़ी, जो इतने बड़े वर्ड से आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप लिख सकते हो कि बेला जो है वो लाहौर की एक पढ़ी लिखी लड़की है या सुशिक्षित लड़की है और इकलौती लड़की है, परिवार की एक ही बेटी है, इकलौती बेटी है। उसका वह मूलराज दादाजी के छोटे बेटे परेश से होने के कारण उनके सम्मिलित परिवार में सबसे छोटी बहू परिवार परेश से उनकी शादी होती है बेला की, और वो मूलराज दादाजी के परिवार में आती है। उस घर की सभी स्त्रियां सीधी सीधी और कम पढ़ी लिखी है। बेला का मन सम्मिलित कुटुंब में नहीं लगता है, वह ऊब जाती है और अपने आप को अकेला पाती है, हमेशा अपने मायके की तारीफ़ करती रहती है। उस दिन बेला ने 10 वर्ष से काम करती हुई मिश्रानी रजवा को काम से हटाया था और कहा था कि उसे सफाई करने का सलीका नहीं है। उस वक्त इंदु ने भाभी बेला को नौकरों से काम लेने की तमीज़ के बारे में समझाना चाहा था। इंदु ने क्या समझाया था भाभी को कि आपको नौकरों से काम लेने आना चाहिए। उस पर भी बेला ने क्रोधित होकर या गुस्से में आकर क्या कहा था, अपने मायके की तारीफ़ करना शुरू कर दिया था। कहने लगी कि ऐसे फूहड़ नौकर मेरे मायके में 2 घड़ी भी नहीं टिकते। इन बातों को सुनकर इंदु को लगा कि भाभी को हम सब मूर्ख लगते हैं, गंवार लगते हैं, असभ्य लगते हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े अच्छे हैं, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है तो उसके मायके में, मतलब सारी की सारी तारीफ वो मायके की करती रहती है। तो बेला के मुंह से अपने परिवार के बारे में कड़वी बातें सुनकर इंदु को उस पर क्रोध आया, इंदु को अपनी भाभी पर क्रोध आया। इंदु कौन है? इंदु छोटी सी लड़की है जो इस परिवार में रहती है, मतलब बेला की ननंद है। ठीक है ना? इसको और शॉर्टकट में अगर आपको समझना है तो आप क्या कीजिए, इसके पॉइंट्स बनाइए। जैसे आप इसको पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा कि जैसे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि बेला जो है वो क्या थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, सुशिक्षित लड़की थी और इकलौती बेटी थी, और वह परेश के साथ विवाह करके आई थी और उन परिवार में सबसे छोटी बहू थी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि वहाँ की स्त्रियाँ कम पढ़ी लिखी थी और सीधी सादी थी। फोर्थ, बेला का अपने कुटुंब में, सम्मिलित कुटुंब में मन नहीं लगता था, वो हमेशा अपने मायके की तारीफ करती रहती थी। फिफ्थ, बेला ने 10 साल से काम करती हुई मिश्रानी रजवा को काम से हटा दिया था और बताया था कि उसे सफाई करने का सलीका नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ऐसे फुअर नौकरों ये मेरे मायके में 2 घड़ी भी नहीं टिकते हैं। फिर इंदु ने जब ये सुना तो उसे लगा कि भाभी हम सबको मूर्ख और गंवार समझती है। जो भी है उसके परिवार में अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, ये 10th पॉइंट ले लीजिए। उसके मायके में कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है तो उसके मायके में वो अपने परिवार की तारीफ करती रहती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। अब जो बेला है वहाँ पर
बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो हमने इसके बारे में भी बताया है कि बेला जो है वो लाहौर के एक प्रतिष्ठित संपन्न कुल की लाहौर कौन सा है शहर, लाहौर के एक प्रतिष्ठित मतलब रेपुटेटेड और संपन्न कुल की सुशिक्षित और इकलौती बेटी थी। तो लाहौर नाम याद रखिए, लाहौर के सुशिक्षित और इकलौती बेटी थी। उसका विवाह मूलराज के छोटे बेटे या छोटे पोते परेश के साथ हुआ था। दादाजी का सम्मिलित परिवार में वह सबसे छोटी बहू बन के आती है। ये वाली जो लाइन है बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। उस घर की सभी स्त्रियां सीधी सादी और कम पढ़ी लिखी थी। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, उसका मन यहाँ नहीं लगता था। वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी और नाते रिश्तेदारों में नहीं रही थी। भीड़ भाड़ से घबरा जाती थी और यहाँ के कोहाल से भी ऊब गई थी। सभी स्त्रियाँ उसका मजाक उड़ाती थी। वो हमेशा दुखी रहती थी। उसे लगता था कि सब उसका अपमान करते हैं, हंसी उड़ाते हैं और उसका समय नष्ट करती थी। वह परायों के बीच में आ गई थी। उसे अपना कोई भी नहीं दिखाई देता था। सभी उससे ऐसे डरते थे जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हैं। इसी वजह से वह स्वच्छापूर्ण अपनी गृहस्थी बताना चाहती थी। मतलब सब लोग उससे चिड़े हुए हैं, उसको ऐसे लगता था, और सब लोग उससे डरते हैं। उसके मन में अन अनमनसकता, अब ये वर्ड जो है अन्यमनसकता, तो आप ये मत लिख दिया, उद्विग्नता भी नहीं लिए, तिलमिलाट भी मत लीजिए। तो आप इसकी जगह आप ये ले सकते हैं कि उसके मन में मन नहीं लगना, उसका मन नहीं लगना, उसके मन में क्रोध होना, उसके मन में तिलमिलाट होना, मतलब बेचैनी होना, एक जगह पर नहीं रुकना। वह घर के लोगों को मूर्ख, गंवार और असभ्य समझती थी और हमेशा अपने मायके की तारीफ करती थी। इसको भी पॉइंट्स बना सकते हैं कि लाहौर के प्रतिष्ठित लड़की थी और उसका विवाह परेश के साथ हुआ था। वह छोटी बहू बन के आई थी। करियार की सभी लड़की स्त्रियाँ उससे कम पढ़ी लिखी थी। उसका मन नहीं लगता था। वह इकलौती बेटी थी। सभी स्त्रियाँ उसका हंसी मजाक उड़ाती थीं और वह उसको ऐसा लगता था मैं परायों के बीच में आ गई हूँ और उस सभी स्त्रियाँ उससे डरती थीं। ऐसे लगता था कि वो मुर्गी के बच्चे हैं जो बाज से डरते हैं। वो मतलब उसको बाज की उपमा दी गई थी। और उसके मन में, बेला के मन में क्रोध और मन नहीं लगना और तिलमिलाहट मचे रहना ऐसा होता रहता था। वह परिवार के लोगों को मूर्ख, असभ्य समझती थी और हमेशा अपने मायके की तारीफ करती थी। देखिए 12 मिनट में हमने 3 क्वेश्चन लर्न किए, तो आप आगे भी अच्छे क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं। वैसे दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? अब दादाजी के बड़प्पन, क्या दादाजी का बड़प्पन था कि बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। बड़प्पन कैसा होना चाहिए? मन का होना चाहिए। घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन यदि घृणा के बदले स्नेह मिले तो घृणा धुंधली पड़ जाती है। इसका मतलब है कि आपसे कोई भी घृणा करता है तो आप उससे प्रेम करो। आप घृणा को घृणा से नहीं जीत सकते हो। तो दादाजी भी इसी बातों में विश्वास रखते थे। महानता तो किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। अब कोई महान है या नहीं, ये कौन एनालाइज कर सकता है? इसका एनालाइज या कर नहीं सकता है आप इसको, या किसी को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो इसके लिए कि मैं महान हूँ, मेरे विचारों को आप अपनाओ। ये व्यवहार से आता है। अगर किसी का व्यवहार अच्छा है, जो आपको क्षमा कर देता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके गलतियों पे भी आपको माफ़ कर देता है, उसमें बड़प्पन होता है, तो आप उससे क्या हो जाते हो? इंस्पायर हो जाते हो। वो पर्सनली आपको अच्छा लगता है। वैसे ही दादाजी यही बातें समझते थे कि जो महानता है वो किसी से मनवाई नहीं जाती है। वृक्ष आकाश को छूने पर भी महान नहीं बन सकता है जब तक वह अपनी शाखाओं में पत्ते पैदा नहीं कर लेता है, छाया देकर शीतलता का अनुभव नहीं करा देता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, भले आसमान को क्यों न छू ले, फिर भी वह बड़ा नहीं बन सकता है, महान नहीं बन सकता है, यदि उसकी शाखाओं में पत्ते नहीं आ जाएं और वह छाया देकर सबको शीतलता नहीं प्रदान करे। इसका मतलब आप समझते हैं कि क्या है कि कोई भी व्यक्ति महान मतलब कितना भी बड़ा हो जाए पर वो बड़ा नहीं बनता है। बड़ा बनता है अपने संस्कारों से, अपने विचारों से। अब दूसरों को क्षमा करना और दूसरों की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट करें ना करें, दूसरों का आदर करना, मन में प्रेम भाव रखना, छोटों के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति आदर रखना ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है, न कि पैसा, न कि ओहदा। किसी का जॉब बहुत अच्छा है तो वो उसका
इतना बड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दादाजी अपने परिवार को महान बरगद की तरह समझते थे। उन्हें एक एक डाली से को पेड़ से लगे रहने पर बल देते थे, मतलब सभी डालियाँ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इस तरह दादाजी सम्मिलित परिवार को जोड़कर रखने में ही अपना बड़प्पन समझते थे। तो इसको भी आप पॉइंट्स में कर सकते हो। बहुत ही सरल भाषा में बताती हूँ आपको कि दादाजी बड़प्पन के बारे में कहते थे कि बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, घृणा को घृणा से नहीं प्यार से मिटाया जाता है। या घृणा को अगर स्नेह मिल जाए तो वह धुंधली पड़ जाएगी। महानता किसी से मनवाई नहीं जाती है, मतलब आप कितने भी बड़े हो जाओ तो आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते या मनवा नहीं सकते कि अपने व्यवहार से अनुभव करा सकते हैं। आप उनको अनुभव करा सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ। उनके प्रति प्यार रखकर, उनके प्रति स्नेह रखकर, उनके प्रति आदर भाव रखकर। कोई भी वृक्ष अगर आसमान तक भी छूने लग जाए तो वो महान नहीं बन सकता। यदि उसकी शाखाओं में पत्ते आ गए और वह किसी को छाया दे सके तो वह महान बनता है, तब वह बड़ा बनता है। और दादाजी अपने परिवार को एक महान बरगद पेड़ की तरह समझते थे और परिवार की सभी सदस्य को वो डालियों की तरह देखते थे कि ये सब डालियाँ हैं, मैं इनको कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगा, और हमेशा अपने परिवार को जोड़े रखने पे विश्वास रखते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 16 मिनट में हमने कंप्लीट किए हैं क्वेश्चंस को। एक लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, कि कर्मचंद्र ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही। कर्मचंद्र कौन है? बेला लाहौर के प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की लड़की थी। ये बार बार बोल रहे हैं, उनका विवाह मूलराज के पोते होने के कारण वह संपलित पुरुष में परिवार में बहू बन के आती है। उस घर की सभी स्त्रियाँ सीधी साधी, ये भी हमने देख लिया। बेला का मन कुटुंब में नहीं लगता है, वह ऊब जाती है। इस कोलाहल में अपने आप को अकेला पाती है और उन्हें मारिके की तारीफ करती रहती है। वो रिश्तेदारों में कभी नहीं गई। उसके मन में दर्प की मात्रा जरूरत से ज़्यादा थी। दर्प मतलब गुस्सा। कर्मचंद के दिए मलमाल के थान और रजाई के अरबे सबने लिए थे, पर छोटी बहू को पसंद नहीं आया। करमचंद ने मलमल के थान और रजाई को भी सबको दिए, पर छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने आयकों को बड़ा देख करती थी और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती थी, इसलिए उसको इस घर में कोई भी पसंद नहीं करता था। सभी उसकी निंदा करते थे और उसकी शिकायत परेश से करते थे। परेश कौन है? उसका पति, बेला का पति। तो इस वजह से घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते थे। उधर बेला भी घर वालों की शिकायत करती रहती थी। सभी उसका अपमान करके हंसी उड़ाते थे। वह ऐसे समझती थी कि मैं पराए घर में आ गई हूँ। बेला आज़ादी चाहती थी और किसी का भी हस्तक्षेप, किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं करती थी अपनी लाइफ में। इस समस्या का हल निकालने के लिए परेश बाग वाले मकान में रहने की सोच रहा था और घर की समस्या को से दादाजी अनजान थे। उन्होंने सूक्ष्म रूप से समझाने के लिए कर्मचंद ने दादाजी से पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात की, कि एक डाली अलग होना चाहती है, क्योंकि दादाजी अपने परिवार को वटवृक्ष समझते थे और कुटुंब से किसी एक का अलग होना पेड़ से डाली टूटने जैसा समझते थे। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में बताया, तो आप इसके भी पॉइंट्स बना सकते हो और काफ़ी सारे तो सिमिलर ही हैं। बस एक लास्ट की लाइन इसमें इंक्लूड हुई है कि जो परेश था वह पास के मकान में, बाग वाले मकान में रहने की सोच रहा था। दादाजी इस समस्या से अनजान थे। वह सूक्ष्म रूप में कर्मचंद ने दादाजी से पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात की थी, कर्मचंद ने। ठीक है, तो हमने इस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं सूखी डाली के। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। पांचों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और अब कोई दूसरा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको थोड़ा सा इंक्लूड करके, सबको मिक्स करके भी थोड़ा सा अपने मन से लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको यह क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।